अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। कौमी सलामती के हवाले से आज एक बार फिर वाज़े और दो टोक पैगाम सामने आया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि कौमी सलामती को लाहक खतरात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज का अवलीन मिशन है। मुल्की सियासत की तरफ आए तो यहाँ सूरत हाल मुसलसल उलझती ही चली जा रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए जिस मुज़ाकराती अमल की बातचीत जारी थी वो अब दम तोड़ हुई दिखाई दे रही है। नेशनल डायलॉग कमेटी की कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत, महमूद खान अचकजई का अलग से मौक़िफ़ और पीटीआई की गैर वाज़ेह पॉलिसी कई नए सवालात को जन्म दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए खुद भी संजीदा है? पीटीआई वाज़ेह तौर पर यह कह चुकी है कि बानी के बगैर किसी भी किस्म के मुज़ाकराती अमल में शिरकत नामुमकिन है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पीटीआई की सड़कों की सियासत वाकई कोई नतीजा दे पाएगी? दूसरी जानिब क्या हुकूमत तमाम असीरान की रिहाई और मुतालबा मानने पर भी तैयार होगी? और क्या महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया जाएगा? जब हुकूमत और पीटीआई जैसे बड़े स्टेक होल्डर्स नेशनल डायलॉग से दूर हों तो फिर सियासी इस्तेहकाम की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? अगर कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं तो ये बहरान आखिर कहां जाकर ठहरेगा और इसका असल नुकसान होगा किसको? इसके बाद बात करेंगे मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर की। नेशनल एक्शन प्लान है कहां? कौन से नकात वाकई अमली शक्ल इख्तियार कर सके और कौन से सियासी बयानिए की नजर हो गए? बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए मौसर और जामी लाहेअमल होना क्या चाहिए, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जहां हालात एक बार फिर से तशवीशनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं और आखिर में आलमी सियासत जहां साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात एक नई बहस छेड़ रहे हैं। इनका दावा है कि अमरीका वो वाहिद ताकत है जिससे चीन और रूस भी खौफजदा हैं, लेकिन दावा ये कितना हकीकत पर मबनी है? वेनेजुएला के बाद अमरीका का अगला टारगेट क्या हो सकता है और क्या ईरान वाकई निशाने पर है? इन तमाम बदलते आलमी हालात पर भी पाकिस्तान को किन मुमकिन चैलेंज ना हो सकता है, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। रिजवान रज़ी साहब, निसार नसाब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट के हवाले से, जो कि आज उन्होंने लाहौर गैरिजन के दौरे के दौरान शुरका से मुखातिब होते हुए कही और एक बार फिर से उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस का वर्ड यूज़ किया कि कौमी सलामती को लाहक खतरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। रज़ी साहब, बार बार इस अज़्म का इयादा करना डेफिनेट सी बात है। ये हमारे जो पाक अफ़वाज है उनके अज़्म हिम्मत को बरकरार रखने के लिए और उनके मोराल को हाई रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि राइट लेफ्ट हमारे यहाँ ख़तरात तो मंडला रहे हैं। मैं चाहूँगी कि मुख्तसर क्विकली स्टेटमेंट दीजिएगा ताकि फिर मैं प्रोग्राम के स्पेसिफिक सेगमेंट की तरफ बढ़ सकूं। हाँ, देखिए, जो है उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात कही है और ये पहली मर्तबा नहीं कही, वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से बात दोहरा रहे हैं। और वो ये बात ये है कि जब तक आप बयानिए के हवाले से यूनिफाइड नहीं होंगे, एक सोच और एक जहद के साथ नहीं चलेंगे, तब तक आप दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकते। और एक फौजी को, एक अस्करी जहन को ऐसे ही सोचना चाहिए। लेकिन दुश्मन के साथ हमदर्दी का कोई भी मार्जिन या कंसेप्ट नहीं होना चाहिए अपनी सफ़ों के अंदर भी। और ज़ाहिर दुश्मन की सफ़ों में तो उसकी यकसुई होगी ना, लेकिन हमारे यहाँ हमारी यकसुई होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को दो थ्रेट का सामना है। एक एक्सटर्नल थ्रेट है। एक्सटर्नल थ्रेट से हमारी फौज किस कामयाबी से और महारत से निपट सकती है वो ये दिखा चुकी है। लेकिन जो इंटरनल थ्रेट है वहां पे आके बयानिए की जो है वो एक लड़ाई शुरू हो जाती है इंटरनली, जिसको हम इंतशार भी कह सकते हैं, बयानिए का इंतशार भी कह सकते हैं। कुछ लोग जो है वो इंटरनल दुश्मन के साथ डायलॉग करने की बात करते हैं, कुछ उसको खुले आम दुश्मन कहने को भी तैयार नहीं है, वो तो अपना भाई है। और इस दौरान मुसलसल कौम जो है और कौम के अदारे जो हैं वो ब्लीड होते जा रहे हैं। हम उसका तावान खून की शक्ल में अदा कर रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने जो फोकस किया है या जोर दिया है, मेरा ख्याल है वो जस्टिफाइड है। सही। उन्हें जो है अपने अदारे के बच्चों की रोजाना लाशें उठाना पड़ती हैं जिसके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया होता है, तो वो ये खराज पेश करते हैं। तो वो कौम के सामने भी, मेरे सामने भी, राणा साहब के सामने भी अपना केस रख रहे हैं
कि इस मौजू के ऊपर आपको इंटरनल यकसुई की भी जरूरत है। ठीक है तो रिजर्व पॉइंट आपका आ गया। किसी भी मुहाफिज को ऐसे ही सोचना चाहिए। ठीक है राना साहब, इंटरनली हमें किस हद तक स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल साइड की तरफ देखते हैं तो वाकई में वहां पर इन कार्रवाइयों के हवाले से कुछ मुतजाद ख्यालात पाए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मुतजाद ख्यालात को हल करने चाहिए ना। जी जी। और अगर कोई एक बड़ा जो सोसाइटी का तबका है वो कोई और डिफरेंट ऑफ ओपिनियन रखता है तो मेरा ख्याल है उसे इंगेज करना चाहिए। अच्छा। उसे दूर नहीं करना चाहिए खुद से, क्योंकि जब तक हम पूरी कौम दहशतगर्दी के हवाले से एक नुक्ते पे नहीं होंगे तब तक इस नासूर को ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। हमें अपनी अफवाज पे यकीन है, वो कैपेबल भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, उन्होंने साबित भी किया है और मेरा ये यकीन है कि इस दहशतगर्दी की जंग को हम जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा एक आइज़ाना सा मशवरा है कि अगर हम अपनी सफ़ों में कोई थोड़े बहुत इख्तिलाफ हैं तो उन्हें बैठ के अगर डायलॉग से हल कर लें तो कोई बुराई नहीं है। सही। चलें, आप इस डायलॉग की तरफ तो इशारा दे रहे हैं कि हमें उन्हें बैठकर हल करने की ज़रूरत है, लेकिन वही बात आ गई ना कि सर पाकिस्तान में अगर हम दहशतगर्दी के नासूर के ख़ात्मे की बात करें या फिर जमहूरियत के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश करें तो मुज़ाकरात का दौर वहां पर भी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो कोई भी ये कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे लगता है कि ये कोशिश शायद कामयाब नहीं हो पाएगी। इसको मैं इस सिलसिले में जोड़े देती हूं क्योंकि हमारा आज प्रोग्राम का पहला सेगमेंट भी पाकिस्तान में होने वाले सियासी मुज़ाकरात के हवाले से है। एक प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात अलग चल रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म से डायलॉग का सिस्टम अलग चल रहा है। हुकूमती सतह पर PM साहब जो हैं वो ये ऑफर दे चुके हैं और आज मैं तारिक फजल चौधरी साहब को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि पहले PTI खुद डिसाइड कर ले, या यूं कह लीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि वो पहले परमिशन ले लें कि आए कि डायलॉग करना भी है और अगर करना है तो किसने करना है। सर कल भी आपको पता है कि नेशनल डायलॉग हुआ, ठीक है, कमेटी की कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पूरी की पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसने बॉयकॉट किया। ना सिर्फ उसने बल्कि हुकूमती जो जमात है वो भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनी। बहरहाल महमूद खान अचकज़ई साहब वो अलग मौक़िफ़ रखते हैं, वो ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन सर एक क्लैरिफिकेशन जो है ना वो अभी तक क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि PTI की पॉलिसी अभी भी कहीं ना कहीं इबहाम का शिकार है। सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि बानी PTI से बातचीत किए बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सर फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सलमान अकरम राजा ये महमूद खान अचकज़ई साहब, सर इसको भी तो टास्क बानी PTI ने दिया है ना। अच्छा देखें, एक तो कल बड़े एहतमाम से ये खबर मीडिया पे चलती रही कि वज़ीर आज़म ने स्पीकर साहब को कहा है कि मुज़ाकरात के लिए आप आगे बढ़ें जी, लेकिन ये फेक खबर थी, कोई ऐसी खबर नहीं थी। फेक खबर थी जी। वज़ीर आज़म ने कोई ऐसी हिदायत नहीं की और वज़ीर आज़म ने स्पीकर से कोई इस सिलसिले में मुलाकात नहीं की। अच्छा। और ये खबर मुझे नहीं पता कि कहाँ से चली और क्यों चली। कल जो पाकिस्तानी मीडिया है आप भी कह रहे हैं उसने जो खबर ब्रेक की है वो उसमें सदाकत नहीं, बिल्कुल सदाकत नहीं है। अच्छा। कल रात मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में स्पीकर कौमी असम्बली ने गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने ये कहा कि जी मैं स्पीकर हूँ, मेरे पास अगर कोई आएगा मुज़ाकरात के लिए तो कोई वो नहीं है, ज़ाहिरन मैं स्पीकर हूँ और जो मुंतखब रुकन ही उनके पास आएगा ना, कोई और पॉलिटिकल पार्टी का गैर मुंतखब रुकन तो नहीं आएगा, उनके पास तो MNAs ही आएंगे। और अगर आएंगे तो मैं वज़ीर आज़म साहब से कहूँ, बात करूंगा कि जी वो तैयार हैं तो आप भी आ जाएं। तो उन्होंने क्लैरिटी से कहा कि ये जो कल एहतमाम से खबर चलाई जा रही थी कि जी वज़ीर आज़म गए हैं, जाके मिले हैं, हमारे कुछ दोस्तों ने इसे क्या नाम है पार्लियामेंट की सुपरमेसी भी करार दिया कि खुद गए वज़ीर आज़म मिलने, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप कह रही हैं ना कि वो कल डायलॉग में PTI नहीं बैठी, तो जो जिन लोगों ने डायलॉग कराए हैं वो लोग हैं जो PTI को एक आंख निभाते। अच्छा। फवाद चौधरी, मौलवी महमूद, ये वो लोग हैं जिन PTI जिनको बिल्कुल ये वाली PTI जी जी मैं समझ रही हूँ, जो इस टाइम बज़ाहिर PTI है वो नहीं पसंद करते, तो उनके साथ वो क्यों बैठेंगे। हालांकि उन्होंने कल जो कौमी डायलॉग में मुतालबात सामने आए वो बड़े जेन्युइन है। एक सवाल आपने कहा ना कि इन लोगों के साथ मौजूदा वाली PTI क्यों नहीं बैठेगी या क्यों बैठेगी, ठीक है ना, तो सर जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं या ये जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, सर इन्हीं को ही या सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर अपने साथ बिठा लेते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
नहीं, वो आज क्या नाम है सुबह 8 बजे से निकले हुए हैं अपना कारवां लेके। अच्छा। और वो इस्लामाबाद से लाहौर आने। अच्छा। और रास्ते में उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान वाले, हाँ बहुत जी। सारी इतलात हैं कि पुलिस ने गाड़ियां के शीशे तोड़ दिए हैं, औचक ज़ाहिद साहब के साहबजादे को गिरफ्तार कर लिया है, और रात भी लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पे छापे मारे गए हैं। कुछ अफसोसनाक खबरें भी इस हवाले से सामने आ रही हैं। तो वो ज़ाहिर है अलहदा थे। और फिर ये कि ये का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो एक्चुअली डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब था, और वो पीटीआई पे चूंकि सारी बातें हैं तो पीटीआई ने ही जवाब देना था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आज जो सलमान अकरम राजा और सिकंदर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एक पीटीआई का मामला। और एक मैं आज कुछ ज़रा लफ्ज़ दो ज़्यादा बोल गया, आई एम सॉरी। वो ये कि पीटीआई का देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप इमरान खान से मुलाकात करा दें, हम उनसे हिदायत ले लें, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर वाकई हुकूमत इस में संजीदा है तो एक मुलाकात करा दे, बात क्लियर हो जाएगी। सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इनकी पार्टी के लोगों की भी बात कर रही हूँ कि अगर वो मुलाकात करना चाहते हैं, ये उनका जमहूरी और आईनी हक है। लेकिन सवाल ये भी है ना, मैं बार फिर दोहराऊंगी कि जब बानी पीटीआई ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को और महमूद खान अचक साहब को मुज़ाकरात करने का टास्क दिए रखा है, तो फिर कैसे सलमान अकरम राजा साहब या बैरिस्टर कौर साहब बाहर आके ये बात कर देते हैं कि उनकी मुलाकात के बगैर या बानी पीटीआई के बगैर जो है मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते? सर, एक नशिस्त भी नहीं हो सकती? अचक साहब भी यही कह रही कि मेरी मुलाकात करा दे। अच्छा, ठीक है, मैं मैंडेट ले लूं और जो मैं आपसे वादे करूंगा वो इमरान खान साहब पूरे करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो रिजवान रज़ी साहब, पहले बानी पीटीआई से मुलाकात होगी महमूद खान अचकज़ई साहब की, मतलब ये नहीं कि ये सीबीएम जो है वो तय करेगी हुकूमत और मुज़ाकराती कमेटी आपस में, उसके बाद जाके ही कुछ आगे बढ़ सकता है? देखिए, एक तरह से बढ़े या दूसरी तरह से, हाँ जी, मैं तो उन लोगों में हूँ, या मैं वो टांगे वाला हूँ जो खैर मांगता है। हाँ जी, वो पंजाबी का गाना है ना, सारा ना, टांगे वाला खैर मांगदा, मैं वो टांगे वाला हूँ। ठीक है ना, टांगा लाहौरदा होवे ते भावें चंगदा। मैं तो इस बात का हामी हूँ कि एक मुलाकात होनी है तो एक होनी चाहिए, करवा देनी चाहिए। 1000 होनी है तो 1000 करवा देनी चाहिए। 1 लाख होनी है तो 1 लाख मुलाकातें करवानी चाहिए। ये जो नेशनल डायलॉग हुआ है और जिसके लिए अब तमाम पार्टियों को हमारे भाई जनाबे मोहतरम फवाद चौधरी जैसे लोगों की खिदमात की जरूरत पड़ गई है, ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव लोगों की बजाय जो असल में रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आगे आना चाहिए, जैसे कि रज़ी साहब डायलॉग को रवाज देना चाहिए। मैं आ रहा हूं जी 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 जी। इसमें जो भी नुमाइंदा कुव्वतें हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हैं या पार्लियामेंट के बाहर हैं। जो पार्लियामेंट के बाहर हैं वो पार्लियामेंट के बाहर वालों से मुज़ाकरात कर लें आपस में बैठ के, और जो पार्लियामेंट के अंदर हैं वो पार्लियामान के लेवल के ऊपर स्पीकर साहब को गवाह बना के मुज़ाकरात कर लें। ठीक है, स्पीकर को गवाह नहीं बनाना, कोई अपना बंदा आगे कर ले। लेकिन रज़ी साहब आप कहेंगे मैं बार बार आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी भी उसके लिए सवाल जानना चाह रही हूँ। आपने कहा ना कि स्पीकर को सामने रखकर उनको गवाह बनाकर मुज़ाकरात कर ले जाए। स्पीकर तो कल मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि मुझे तो पीएम की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली, जो कि राना साहब अभी यहाँ पे हमें बयान कर रहे हैं। जी जी, साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे पास पार्लियामेंट का कोई भी रुकन आएगा इस हवाले से या मुझे गुजारिश की जाएगी तो मैं ये करूंगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कर लें, जिन्होंने भी डायलॉग कर लें, ताकि ये इंतशार की और गैर यकीनी की बात खत्म हो और कौम आगे का सफर शुरू करे ना, जिस तरह भी होना है, जो भी लेना देना है वो कर लें। अच्छा, अब इसमें जो मुझे शदीद किस्म का अब मसला पैदा होता है कि ये डायलॉग शुरू क्यों नहीं हो रहा। हाँ, किसी भी लेवल पे किसी भी हद से डायलॉग शुरू क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डायलॉग करने वाले जो है ना वो प्री कंडीशन लगा देते। अच्छा, पीटीआई कहती है जी हम तो सिर्फ फौज से मुज़ाकरात करेंगे कि वो इख्तिदार हमारे हवाले वापस करे और जनाब बैरकों में वापस जाए। ये पीटीआई का बयानिया है जी, ठीक है। और पीएमएलएन कहती है जी डायलॉग तो सिर्फ इलेक्टेड लोगों से होगा, ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनसे हम नहीं मानते। तो यही वजह है कि कल ये नून लीग वालों ने कल नेशनल डायलॉग कमेटी में शिरकत नहीं की। दिस कुड बी अ रीजन रज़ी साहब, मे बी। हाँ, लेकिन देखिए पीएमएलएन के बहुत सारे लोग जो हैं जो पार्लियामेंट में नहीं है, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब है। ठीक है, तो ख्वाजा साद रफीक साहब जैसा बंदा तो वहां पे जाके बैठ सकता था ना। दुरुस्त। खुरम साहब हैं, खुरम दस्तगीर साहब, वो तो उस डायलॉग का हिस्सा बन सकता था ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो हमारे फ्रीकैन प्री कंडीशन लगा रहे हैं
इनको भी विड्रॉ करना चाहिए, इन फ्रीकैन को। ठीक, उन्हें इस बात पे इसरार, भाई आपका डायलॉग जो है वो सियासी कुव्वतों से होता है, इनसे कर लेते हैं, ठीक है। डायलॉग को तो शुरू करें ना, बाकी कुव्वतें ठीक भी है। उसके अंदर लपेट लीजिएगा आप बाहर में, लेकिन फिलहाल तो वो प्रोसेस किसी ना किसी तौर पे शुरू होना चाहिए। ठीक है, मेरी ये रज़ा। राय है सही है, कि सही है। वो जिसके साथ भी होना है, आपने ब्यूरोक्रेसी के साथ मुज़ाकरात करने, 21वें ग्रेड के लोगों के साथ मुज़ाकरात करने, लेकिन शुरू तो कीजिए ना उसको किसी ना किसी जगह से। जब वो शुरू होंगे तो फिर उसके नतायज भी निकल आए। ठीक है, पॉइंट आपका आगे। राना साहब, आपको क्या लगता है क्यों कल हुकूमती शख्सियात जो हैं वो नेशनल डायलॉग कमेटी का हिस्सा नहीं बन पाई? चले इलेक्टेड लोग नहीं आ पाए, जैसे रिजवान रज़ी साहब ने भी कहा, नॉन इलेक्टेड आ जाते हैं तो पार्ट ऑफ नून लीग ही ना, ये तो नहीं है कि जमात नहीं बाहर निकाल दिया उन्हें। अच्छा देखिए, पहले तो मैं रज़ी साहब की इस बात को सेकंड करूंगा कि भाई कहीं से तो आगाज करना है ना, किसी जगह से तो इस उलझी हुई डोर के सिरे को पकड़ के सुलझाने की कोशिश करनी है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हुकूमत का। अपोजिशन तो शादी पे रूसी फूफी की तरह होती है जिसे मनाना ही होता है, ठीक है ना। शादी में शिरकत करानी है फूफी को तो उसकी 100 नखरे भी सुनते हैं, जाके वो मनाते भी हैं, उसकी बातें भी सुनते हैं। अगर आपने उन्हें शादी में शरीक करना है और नहीं करना तो व्हाट्सएप के ऊपर सदा भेजें, बात मुक जाती है। तो हुकूमत को भी अगर वाकई वो इसमें संजीदा है तो क्या हर्ज है जब वो ये कहते हैं कि अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि जी मैं इमरान खान से मुझे मिलवा दें, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि जो आपके साथ मामला तय होंगे इमरान खान उसे ओके करेगा। तो अब इससे ज्यादा बड़ा ब्रेक थ्रू कोई मिल सकता है? तो मिलवाने में हर्ज क्या है? अच्छा, वैसे सर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है मुमकिन तौर पर आने वाले हफ्ते में बानी पीटीआई से या तो बैरिस्टर गौहर साहब या फिर उनकी पार्टी के कहीं और मेंबरान की बातचीत हो, मुलाकात हो सकती है। अच्छा, वैसे तो ये खबर भी चल रही है कि अब से कुछ दिन पहले गंडापुर भी मिले इमरान खान साहब से जेल में जाके, ये खबर भी चल रही है लेकिन कंफर्म नहीं है। क्या क्या सॉरी गंडापुर मिले हैं इमरान खान से जेल में, मिल चुके हैं जी। अच्छा, हाँ, ये लेकिन इस खबर की कंफर्मेशन नहीं है, मुझ तक जो इतला आई है, और ये किसी एक मुस्लिम लीगी रहनुमा ने ही दावा किया एक टॉक शो में। तो बहरहाल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, या पाकिस्तान में मामलात को सीधा पदरा करने के जिम्मेदार इदारों पे है। और अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए तो रजी जैसे कह रहे हैं कि भाई 100 दफे मिलवाने में क्या हर्ज है? क्या वो आदमी को मुल्क दुश्मन है? क्या वो पाकिस्तान से पैसे लेके भागा हुआ है? क्या उसने पाकिस्तान का खजाना लूट के बाहर कारोबार कर लिए हैं? क्या उसने पाकिस्तान से पैसे लूट के बाहर घर बना लिए हैं? भाई अगर उसके कोई सियासी मामलात हैं तो उसको सियासी तौर पे हल कर लिया जाए। और अगर ये कहा जाए कि जी माजी में भी बुरा हुआ था तो ये बुराई का सिलसिला कहीं तो रुकना है, ये नफरत का खेल कहीं तो जाके इख्तिताम पजीर होना है। आज आप जो पीटीआई के साथ कर रहे हैं तो क्या ख्याल है कल उनकी बारी आएगी तो वो इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? आज आप उनकी इमरान खान की बेगम के ऊपर एक घटिया सा केस बना के सजा दे देते हैं खवातीन को। अब मैं कल मरियम को गिरफ्तार किया गया था, मैं खिलाफ था। जरदारी साहब की बहन को गिरफ्तार किया गया था, मैं खिलाफ था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आज भी पॉलिटिकल खवातीन वर्कर के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या ख्याल है कल आपके साथ नहीं होगा? इख्तिदार हमेशा रहता है, हमेशा इख्तिदार की कुर्सी आपके ऊपर के नीचे रहती है, नहीं रहती भाई। आपको बेहतरीन मौका है और नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतरीन मौका है कि वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के एक मुदब्बिर सियासतदान का किरदार अदा करें, बड़ेपन का मुजाहिरा करें, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएं। ठीक है राना साहब, पॉइंट आपका आ गया। बहरहाल लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कारवां जो है वो इस वक्त है और आज शाम के सुनने में आ रहा है कि वो पहुंच जाएंगे। लेट्स सी, ये कारवां तो आगे बढ़ रहा है लेकिन ये इसका आना क्या मानी खेज हो सकता है, नतीजा खेज हो सकता है, ये भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन होगी क्योंकि हाल ही में सुहेल आफरीदी साहब ने भी पंजाब का दौरा किया था। तो ये मूवमेंट तो चल रही है, इस मूवमेंट के नताइज क्या होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर है लेकिन डेफिनेट सी बात है इस मुल्क में एक नेशनल एक्शन प्लान भी तय हुआ था।
वो नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से अपने फिगर्स को आपके सामने रखते हैं, पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को आपके सामने रखते हैं। सियासी एतबार से जहाँ जहाँ हुकूमतें फौज के शाना बशाना खड़ी हैं, हम उसकी भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज़ महसूस होती है कि वो कुलिया जो तय पाया गया था, अगर उसके ऊपर अमल हो जाता तो क्या होता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे सिर्फ एक चीज़ के ऊपर काम हुआ रजी साहब, और वो ये कि वो जो लाउड स्पीकर्स थे ना, वो हमने देखा कि जगह जगह बंद हो गए हैं। ठीक है, अब जुम्मे के खुतबे भी लाउड स्पीकर्स पर नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है बाकी कुछ हो ना हो, सिर्फ एक ये चीज थी जो क्या कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत शायद हो गई हो, लेकिन सर बाकी वो आपको प्लान इंप्लीमेंट कहीं होता हुआ दिखाई देते हैं? मतलब हम बड़ी कन्वीनियंस के साथ, हमारे यहाँ अमूमी तौर पे कहा जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल नहीं हुआ, लेकिन दहशतगर्द और फिरका वाराना तंजीमें जो थी उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। भाई उनके लोगों को पकड़ के जो सजाएं दी गई वो सजाएं काट के वापस आ चुके हैं। वो मतलब जितनी जितनी उनको 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की सजाएं मिली, वो सजाएं भुगत के वापस आए हैं और वो अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बात जहन में रखनी चाहिए। दूसरी ये है कि देखिए नेशनल एक्शन प्लान का आखिरी, जब तक जहाँ तक मुझे याद है 21 पॉइंट थे जितने भी, उनको कम करके 8 पॉइंट तक महदूद कर दिया गया था। अब या तो बाकी पॉइंट्स के बारे में ये तय कर लिया गया था कि वो हमसे नहीं हो सकते, या हो सकता है हमने वो एग्जीक्यूट कर दिए हों, ये भी बात हो सकती है और कौम को पता ना चला हो। ये जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट था नेशनल एक्शन प्लान का कि मनी लॉन्ड्रिंग और मनी स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन होगा, हमने देखा बड़े मौसर तरीके के साथ पाक फौज ने बॉर्डर्स के ऊपर जो करेंसी की स्मगलिंग थी या दीगर स्मगलिंग जो थी उसके ऊपर क्रैकडाउन किया हमारे सरहदी मुहाफ़िज़ों ने। और उसके बाद हमने तारीख के बड़े बड़े धरने देखे उन स्मगलरों ने, या वो जो खुद इसको तजारत समझ के करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे बॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर, एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर धरने दिए बाकायदा कि हमें ये कंटिन्यू करना दिया जाए। लेकिन स्टेट जो थी वो फर्मली स्टैंड करती रही उसके ऊपर कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तो नेशनल एक्शन प्लान के साथ जो एक बात जोड़ी गई थी शुरू में उसको मशकूक बनाने के लिए, वो ये थी कि जनाब ये अमेरिका के फरमाइशी प्रोग्राम है और ये उसने लिख के दिया है हमें, और हम उनसे चूंकि डॉलर लेने के दावेदार हैं तो इसलिए इस पे अमल दरामद कर रहे हैं। अमेरिका ने 2007 के बाद पाकिस्तान को कोई डॉलर नहीं दिया पाकिस्तान के इंटरनल मामला से निपटने के लिए। पहली बात तो ये जहन में रहनी चाहिए। अब अगर आके उन्होंने F-16 के लिए 2025 में ऐलान भी किया कि हम उसको अपग्रेड कर देते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि 14-15 साल के बाद पहली कोई चीज़ थी जो कि पाकिस्तान के लिए अमेरिकन के यहाँ से अप्रूव हुई है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जब उसको मशकूक कर दिया गया तो फिर उसको डिस्क्रेडिट भी किया गया। उसके बहुत सारे पॉइंट्स पे अमल दरामद हुआ है, हाँ अलबत्ता, लेकिन जिन पॉइंट्स पे अमल दरामद नहीं हुआ, और मेरी गुजारिश होगी कि अहबाब जो हैं उन पॉइंट्स की निशानदेही करें कि जनाब इन पे अमल नहीं हुआ। मैं अगर अपने हजरत इसार राना साहब को अल्लाह ताला मुझे अगर तौफीक दे और बरकत दे, तो मैं अगर इन्हें 5 लाख रुपए भेजना चाहूँ तो मैं ऑनलाइन नहीं भेज सकता, और अगर वो गलती से पैसे इनके अकाउंट में चले गए तो अगले दिन मुझे FBI से फोन आ जाएगा, पाया ना तुम 5 लाख रुपया किमें भेजिया और कमाया कितों सारे। यानी ये नेशनल एक्शन प्लान का था ना कि मनी ट्रांसफर के ऊपर या ट्रांजैक्शन के ऊपर दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग को आप स्नब करें, तो अब बैंकिंग सेक्टर ने तो कर दिया। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा हम फैशन के तौर पर नेशनल एक्शन प्लान को आप 5 लाख रुपए से जाहिर क्या करना चाह रहे हैं रिजवान रजी साहब कि 5 लाख रुपए जो थे वो एक सब्जेक्ट था, या राना साहब को आपने दहशतगर्द बना दिया? नहीं, मैं राना साहब से इतना मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मेरा दिल, अगर मेरे पास तौफीक हो तो मैं इन्हें 5 लाख रुपया दूं। मैं ये अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहा हूं। बहुत खूब सर। राना साहब, जैसे रजी साहब भी ये भी फरमा रहे थे कि थोड़ी आप भी जरा हमारी तवज्जो दिलाएं इस तरफ कि सर निशानदेही कीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद होगी जो कि अच्छी रहीं, और कौन सी सर ऐसी भी थी जो कि सियासी बयानिए की भीड़ चढ़ गई? वो एक बंदे, 2 बंदे थे इंटरव्यू देने गए, तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे ना वो आप जैसी थी, उन्होंने जिसे पास करना था उससे रजी वाला सवाल किया
कि ये बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना चाहिए या नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा होना चाहिए, जिसे फेल करना था उन्होंने कहा चल भी नेशनल एक्शन प्लान दी सारी शिकायत सुना दो कॉमी नजरिया को पूरा, हाँ पूरा सुना। तो आपने वैसा वो किया, लेकिन मैं जो रजी ये कह रहे हैं ना 5 लाख की, इसे 5 लाख ना समझे, रजी की जो मोहब्बत है ना उसको महसूस करें जो वो कहना चाह रहा है मेरे लिए जो आपके लिए। और हमारे यही खूबसूरती है कि रजी के मेरे दरमियान बहुत सियासी इख्तिलाफ है, लेकिन बीइंग ह्यूमन बीइंग हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और साथ खड़े होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े रहेंगे। अच्छा, ये मैं खड़े रहेंगे दोबारा इसलिए कहा कि बहुत सारे लोगों को मैं मैसेज दे दिया। देखिए उसके तहत ये भी हुआ था एपेक्स कमेटियों के इजलास होंगे रेगुलर, हाँ जी, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो हमांगी है और कोऑर्डिनेशन है उसे मजीद इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। और पॉलिटिकल नैरेटिव और दिफाई नैरेटिव के हवाले से कोशिश होगी कि वो एक सा बने, पूरी कौम को एक नुक्ते पे लाया जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, रजी को ज्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता कि पंजाब में आखिरी बार एपेक्स कमेटी का इजलास कब हुआ या केपीके में। मैं तनकीद उससे नहीं कह रहा, मैं एक इंफॉर्मेटिव उसके तहत कह रहा हूं कि मुझे याद नहीं पड़ रहा। अच्छा, फिर उसके बाद ये है, देखें अगर दहशतगर्द एक पाकिस्तानी को मारता है ना, तो ना वो अच्छा है तालिबान ना वो बुरा तालिबान है, वो दहशतगर्द है। माजी में भी हमने अपनी पसंद के तालिबानों को बहुत गुंजाइशें दी और दूसरे तालिबान को खींचा, फिर वक्त बदला तो दूसरे तालिबान हमारे साथ हो गए और वो वाले बुरे हो गए। हमें इससे भी बाहर आना है। आखिर कब तक माएँ अपने जवान बेटों के लाशों के ऊपर रोती रहेंगी? कब तक जो बाप हैं वो अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों को अपनी आंखों के सामने चकनाचूर होते देखते रहेंगे? ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए ना। और इसमें पाक फौज के जो जवान हैं जो अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं, हम तो ज़रियाब कह के फारिग हो जाते हैं 2 जुमले, क़यामत तो उनके घरों में सारी जिंदगी के लिए आके बैठ जाती है। तो वो सिविलियन का लाशा हो या वो क्या कहते हैं हमारी खाकी वर्दी का लाशा हो, वो हमारे कौम के नौजवान हैं। तो इसके लिए सियासी क़यादत को भी और अस्करी क़यादत को भी अपने कोई छोटे मोटे अगर कोई दरमियान में मिसकम्युनिकेशन या इख्तिलाफ है तो उसे ख़त्म करके बैठना पड़ेगा। आप बैठेंगे नहीं तो मामला हल नहीं होगा। सही है। रजी साहब, मैं कुछ नुकात जो है ना वो भी आपके सामने रखती हूँ कि सर मनशियात, हथियार और इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते हुए रुझानात की रोकथाम इस एक प्लान का हिस्सा था। इसी प्लान का हिस्सा ये भी था कि अदालतों में इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमात को हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी में जो प्लान का हिस्सा था सर, वो ये भी कहा गया था कि CVE पॉलिसी बुनियादी तौर पर आवाम को इंतहा पसंदाना नजरियात के खिलाफ मालूमात फराहम करती है, उसकी तश्कील और इदारा साजी और नफाज से मुतालिक जो मामला थे उसको तश्कील देना था। फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा इलाकों में नेशनल फाइनेंस कमीशन, लैंड रिफॉर्म्स है और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात से मुतालिक मामला थे, उसकी मुनसिफाना तकसीम जो थी सर वो भी इसी प्लान का हिस्सा था। ये जो 4 मैंने आपको प्लान्स के नुकात सामने रखे हैं, आप इसकी डेवलपमेंट पे आपको क्या लगता है कि इस पे हमारी स्टैंडिंग का है सर? देखिए, उस दिन DG ISPR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक सूबे के, 2 सूबों के ऊपर था, बलूचिस्तान के ऊपर और खैबर पख्तूनख्वा पर। बिल्कुल उन्होंने बलूचिस्तान का बताया कि 90 वहाँ पे जो दहशतगर्द पकड़े गए 98% की जो है वो कन्विक्शन हो गई और वो अपनी सजाएं भुगत रहे, और या उन्हें अगले जहान रवाना किया जाना था तो रवाना हो चुके हैं। जबकि उसके बरक्स उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का जो डाटा पेश किया कि जो लोग पकड़े गए वहाँ पे, उनमें से 98% के मुकदमात अभी तक अदालतों में पेंडिंग है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक है जी। एक तो ये बात जहन में रहनी चाहिए। जहां तक स्मगलिंग की बात, मंशियात की स्मगलिंग की बात है, तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खास तौर पर इस वक्त दहशतगर्दी बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? ये इसलिए बढ़ रही है कि आप मंशियात फरोशों का रास्ता रोकते हैं। हमारी जो एजेंसियां हैं, और मैं इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं करना चाह रहा और ना मैं करूंगा कभी, ना मैं उसमें कुछ शर्म महसूस करता हूं कि वहां की खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो जो मंशियात फरोशों को रोकने की कीमत अदा करती है, कभी उसका भी तज़किरा होना चाहिए। किस तरह उनके खानदानों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद
जो FC है, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो उनके यहाँ भी जो है मेरा मतलब है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ है। ये जो दहशतगर्दी की बढ़ती वारदातें हैं वो उसी मंशियात की स्मगलिंग को रोकने का नतीजा। आपने उनके रास्ते महदूद किए, आपने समुंदर में चले जाने वाली मंशियात को जो बिलियन बिलियन डॉलर मलकियत की थी पकड़ के आपने आग लगाई है, जाया किया है। वो भी जो वहां पे हमारे यहाँ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको फाइनेंस कर रहे हैं स्मगलर और मंशियात का स्मगलर। एक तो अशिया का स्मगलर है, दूसरा मंशियात का स्मगलर है। ये दोनों मेन फाइनेंसर हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के। ये जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, दहशतगर्द और स्मगलर दोनों पॉलिटिकल पर्दे के पीछे पनाह लेते हैं। वो जिस भी पार्टी में हो, जब तक वो पार्टी उससे डिसोन नहीं करेगी, उसका सोशल बाइकाट नहीं करेगी, होता यह है कि 400 अरब रुपया आप कमा कर मंशियात से 2 अरब रुपया जो है वो किसी पार्टी को डोनेशन दे के टिकट लेते हैं और फिर जनाब किसी ऐवान की रौनक हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होने देना चाहिए हमें, और इसको अलग करना चाहिए। अगर इस मुल्क ने चलना है, जो कि चलना है, और ये सियासत से बनाया गया मुल्क था, वोट से बनाया गया मुल्क था, वोट के जरिए इसने बचाया जाना है, तो फिर हमें सियासत के शोबे को पोल्यूट होने से बचाना होगा। सियासतदानों को खुद उन अनासर को अपनी सफों में से निकालना चाहिए जो कि इस तरह की सरगर्मियों के अंदर हैं। और मैं किसी खास पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं सियासत को एज ए होल इंस्टीट्यूशन समझ के बात कर रहा हूँ। ठीक है रज़ा, पॉइंट आपका आ गया। वी जस्ट होप कि जिन नुकात पर अमल हो गया है, डेफिनेट सी बात है, उसके नताइज तो पाकिस्तानी कौम को मिल ही रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर भी उन्हें उनका सोल्यूशन निकालने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अभी आपने खुद भी कहा ना कि मनशियात जो फरोश हैं उनको रोकना, स्मगलर्स को रोकना, तो इसकी एक भारी जो रकम है वो KPK की पुलिस ने अपनी जानों की सूरत में अदा की है। तो हमें अपने शोहदा में उनकी कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो उनका रवैया था वो तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और चंद ममालिक के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसे चीन और रूस खौफजदा हैं, और इसके अलावा एक और मुल्क का हवाला देते हुए भी उन्होंने ये बात की कि वो तो मेरे सामने झुक गए, उन्होंने मेरी तमाम बातें मान ली, और जो उनका टैरिफ था उसको रिव्यू किया गया। तो आप समझ जाइए कि मेरा इशारा किस तरफ है। राना साहब, ये जो आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज दावा किया है, आप उसको कितना सच्चा, कितना दुरुस्त मानते हैं? देखें, डोनाल्ड ट्रंप की इस टाइम सत्तेवियां दा सोएग है, पंजाबी में कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कहते हैं डाडे दे सत्तेवियां दा सो, कि वो जो कह दे भाई मानना पड़ता है। इस टाइम एक अमेरिका है जो पूरी दुनिया के अंदर उसने दुनिया के अमन को खतरे से, सर कढ़ाई में नहीं, उसका सर कढ़ाई में नहीं है। हाँ। सर कढ़ाई में हो तो रूस और चीन जो है ऊपर से टांगे जो है ऊंची कर देंगे, बारी नहीं है। लेकिन असल मसला ये कि इस टाइम ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ना चीन मैटर कर रहा है, ना रूस मैटर कर रहा है। कल रजी ने एक बारीक सी बात की थी कि कहीं इन तीनों के दरमियान खामोश इत्तफाक तो नहीं हो गया कि तुम यूक्रेन की तरफ को ले लो, तुम क्या नाम है जो है वो उधर चले जाओ, ताइवान चले जाओ, लातीनी अमेरिका की तरफ चले जाओ, और बाकी मैं देख लूंगा। तो कहीं ये तीनों में अगर ऐसा हो तो मैं इस पे खुश हूं कि कम से कम जंगे ना हो। अगर आपने वैसे ही ये सारा कुछ करना है तो कर लें। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि एक शख्स के एडवेंचरिज्म ने पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ की नई फिजा पैदा करती है। ये जरूर ठीक है कि उसकी ताकत की वजह से कोई उसके खिलाफ बात कर नहीं पा रहा, डर रहे हैं सब उससे, क्योंकि वो जनूनी किसी तरफ भी मुंह कर सकता है। वो इतना जनूनी है कि बच्चों की तरह लोगों के घरौंदे गिरा के तालियां मारता है, और वो इतना जनूनी है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इखलाकियात कहाँ जाती हैं नहीं जाती। उसे सिर्फ ये पड़ रहा है कि मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। हमें पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने पाकिस्तान से मतलब है। पाकिस्तान एक जिसे कहना चाहिए ना कि एक ऐसा क्रिटिकल वो है
कि दुनिया के किसी जगह किसी इवेंट को आप ले लें, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जब इतना इम्पोर्टेंट कोई खित्ता हो जाए तो फिर वहाँ पे खदशात भी बढ़ जाते हैं और तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं। ठीक, तो खदशात ये है कि ईरान के बाद खुदा ना करे पाकिस्तान की तरफ रुख को, और तवक्कुआत ये है कि मेरा ये यकीन है कि हमारे जो इदारे हैं वो इस ख़तरे को समझते हैं और इस ख़तरे के सर पे घर पे आने से पहले पहले कोई ऐसा उपाय ज़रूर करेंगे जिससे हम इसको फेस कर सकें। रज़ी साहब, बड़ी एक यूँ कह लीजिए कि बेहतरीन बात की है राना साहब ने कि पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता जब हम आलमी मंजरनामे पर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को डेवलप होता हुआ देखते हैं। तो सर, ये जो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है ईरान, वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं, सर उसे मामूली कहा जा सकता है, गैर मामूली कहा जा सकता है? मेरे मुंह में खाक, हम तो चाहेंगे कि वहाँ पर जो हुकूमत है वो कायम व दायम रहे, वो उन्हें अपना जमहूरी हक अपने ही तरीके से मिलना चाहिए। कोई भी वहाँ पर किसी भी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट या किसी रजीम का आना जाना जो है वो उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, क्या ये मामूल के एहतजाज है जो वहाँ पर हो रहे हैं या सिचुएशन कुछ अलग है, इसके बरक्स से मामला? देखिए, मैं तो ईरान के तरफ जाने से पहले एक बात मैं कर दूं, मैं इस बात का हामी हूं कि जिस जगह के ऊपर कोई हुकूमत है वहाँ के लोगों को उसका हक है कि वो उसको तब्दील करें या बरकरार रखें। हाँ। और अगर उसने तब्दील होना है तो ईरान के लोगों की मर्जी से विल के मुताबिक होना चाहिए। पहले एक कंसेप्ट हमें बुनियादी तौर पे, मैं मैक्रो लेवल पे बात कर रहा हूँ, पहले एक कंसेप्ट हमें क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाज लोग तासुर देते हैं कि ट्रंप जैसे कोई हवास भागता आदमी है, कोई पागल है, या कोई, मेरा मतलब है कि कोई अपना सर्कस का कोई मस्खरा है कि वो आ गया और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। ट्रंप की कोई हरकत जो है ना बगैर स्क्रिप्ट के नहीं है। अच्छा। ये सारी स्क्रिप्टेड हरकतें हैं, बड़ी वेल रिहर्स्ड और वेल रिसर्च्ड उनका ये कंसेप्ट था अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, और वो इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान से मराजत अख्तियार की थी। वो अफगानिस्तान से निकले और निकल के उन्होंने इस मंसूबे की एग्जीक्यूशन के ऊपर अमल दरामद शुरू किया। अच्छा। तो मुझे ये जर्रा बराबर भी, अयोटा बराबर भी शक नहीं है कि ट्रंप साहब की ये हरकतें जो है वो नी जर्क रिएक्शन है या वो किसी उसमें कर देते हैं जोश में आकर, नहीं। उनकी इसके पीछे बड़ी ढेरों रिसर्च है और बड़ी प्लानिंग है जिसके तहत वो कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ईरान को के मुआशरे को डिस्टेबलाइज करना, वहाँ पे जो इंटरनली जो महंगाई का एक एहतजाज था महंगाई के खिलाफ, उसमें जो है वो दुकानदार और स्टूडेंट्स का शामिल हो जाना और उसको एक खूनी इनकलाब चेंज की तरफ लेके जाना, ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि इसमें से ट्रंप साहब के मुंह से अगर कोई हमारे लिए अच्छा फिक्रा निकल रहा है, क्योंकि 2016 के बाद तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा हमसे कुट्टी कर ली हुई है। वो तो हमारे वजीर आजम को मुंह लगाने को तैयार नहीं थी। हमारा वजीर आजम जाके उनके कदमों के अंदर कश्मीर सरेंडर कराता है, वो फिर भी उसका फोन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो मेरा मतलब है एकदम उन्होंने इंडिया की बदतरीफी शुरू कर दी है। इंडियंस अमेरिका की सोसाइटी के अंदर यहूदियों के बाद उनका मुकाम आता है वहां पे, जितने आला ओहदों पे फायद है। आप ट्रंप साहब की अपनी कैबिनेट देख लीजिए, उनके अंदर कितने इंडियन नियाद लोग हैं। उनकी अपनी टीम देख लीजिए, FBI का हेड वो किसको लेके आए हैं, ठीक है। तो मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, गैर सरकारी या IT कंपनीज की तो बात ही नहीं हो रही। सही सही सही। मैं तो सिर्फ सरकारी इदारों की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो वो हर मौके के ऊपर, देखिए आप, उन्होंने हद ही मुका दी, हद ही खत्म कर दिया। यानी उन्होंने अपना उसके लहजे के अंदर, मोदी के लहजे के अंदर उसकी मिमिक्री कर दी है। अब ये मिमिक्री करना जो है ये हमारे स्टेज के अदाकारों का काम है। तो ट्रंप साहब किस लेवल पे उतर आए हैं इसका आप तसव्वुर कर लीजिए। और फिर उन्होंने जो है बाकी दुनिया की 3 ताकतों को तो उन्होंने ह्यूमिलिएट किया ही किया है, लेकिन इंडिया की ह्यूमिलिएशन उन्होंने जारी रखी हुई है। और हमारे लिए इसमें एडवांटेज ये है मैं इसी तरफ आना चाहती हूं। इंडिया को फेंट लगाई है। ट्रंप साहब को जब मौका मिलता है, सॉरी आखिरी फिक्रा, ट्रंप साहब को जब मौका मिलता है वो 7 वंडरफुल प्लेन
ब्यूटीफुल प्लेन, वो उनका जिक्र करना नहीं भूलते। ठीक। वो ग्रेट जनरल, ग्रेट फाइटर हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब का जिक्र करना नहीं भूलते। तो मेरा मतलब है कि ये दोनों सिंबलाइज करते हैं इंडिया की बेइज्जती को। ठीक है सर। हाफिज साहब की जात भी और राफेल का गिरना भी, भी। ये इंडियन ह्यूमिलिएशन को सिंबलाइज करते हैं। ठीक है रिसा, पॉइंट आपका आ गया। 50 मर्तबा से ज्यादा इसका जिक्र कर चुका। मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। फाइनल कमेंट अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हो ना साहब। नहीं बस ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो हमारी तारीफ करता है तो मेरा ख्याल है इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। ये समझना चाहिए कि आखिर उसके वो क्यों हमारी तारीफ कर रहा है और हमसे क्या लेना चाह रहा है। ये बड़ा अहम सवाल है कि मतलब वो किसी को अपना बुखार भी नहीं देता तो तारीफ क्यों देगा। तो इसका मतलब ये है कि उसे हमसे कुछ बहुत सारी तवक्कुआत है। मेरे ख्याल है हमें भी एहतियात रखनी चाहिए। चलिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे रज़ी साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।